देश में 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ लोगों की अपनी अलग-अलग भावनाएँ हैं। अगर कोई सत्ता के साथ है, कोई पावर में है, तो उसकी भावनाएँ जो है सर्वोपरि मानी जा रही हैं। जो आम जनता है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इस देश में रैशनैलिटी हो, इस देश में डाइवर्सिटी हो, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन लीडर, वन पार्टी। ठीक है, ये जो वन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस देश के डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के संविधान के खिलाफ। इस देश में 2014 का जो चुनाव था वो विकास के नाम पर लड़ा गया था। उसके बाद से जो है विकास कभी चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीणा हैं। उनसे उनकी राय लेंगे इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। सर, स्वागत है आपका। इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, ये जीत बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ ये एक इंडिविजुअल रतनलाल जी की जीत नहीं है, ये इस देश में तमाम लोग जो बहुजन वैचारिकी की बात करते हैं, जो बहुजन वैचारिकी का ख्वाब देखते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस देश के दबे कुचले जो शोषित पीड़ित लोग हैं, आदिवासी हैं, उन सबको जो आगे लेकर के जा रहे हैं, उन सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि लगातार इस देश में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार जो इस तबके के जो लोग आ रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन सब के ऊपर लगातार सरकारी हमले हो रहे हैं। बहुत पॉलिटिकल टारगेटिंग जो है हो रही हैं। कभी उनको डराया जा रहा है, कभी धमकाया जा रहा है, कभी मारपीट हो रही है, कभी एफआईआर हो रही है, कभी जेल भेजा जा रहा है। तो ये सारा एक लंबी प्रक्रिया हम लोग देखते आ रहे थे और वो आज हम लोगों को देखने को मिला जब कल प्रोफेसर लाल को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज जैसे ही बेल ऑर्डर हम लोगों को मिला और उस बेल ऑर्डर को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट कही गई है कि इस देश में 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ लोगों की अपनी अलग-अलग भावनाएँ हैं। तो इसको जनरलाइज करके देखे जाने की जरूरत नहीं है कि एक की भावना सबकी भावना, कम्युनिटी की भावना बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो रोज रोज कहते हैं कि मेरी भावनाएं आहत हो गई, बड़ी कमजोर भावनाओं वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है माननीय कोर्ट ने जो है ये बात कही है। दूसरा एक ही चीज ये समझिए कि जिस तरीके से पुलिस और सरकार टारगेट करती है, उनके ऊपर भी ये जो है उनको भी जवाब दिया गया है कोर्ट ने कि भाई देखो, आप जिस तरीके से लेकर के चले आते हो तुरंत लोगों को, सोसाइटी के बीच में एक जो डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए क्रिटिसिज्म का एक स्पेस है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि भाई आप जो है आर्गुमेंट के जरिए आपने बहुत सारी चीजें सोसाइटी में आगे लेकर के जाते हैं और वो इसी प्रोसेस में निकल करके आती है। तो उसको लेकर के आप लगातार बार बार ये सब चीजें मत कीजिए, आप लेकर के नहीं आइए, लोगों को परेशान मत किया जाए। तो ये एक चीज को समझना जरूरी है और इसीलिए ये बड़ी रिलीफ है। ये इस देश के संविधान की जीत है जो हमें हक देता है किसी भी चीज पर अपना मत रखने का, किसी भी चीज को रैशनल तरीके से क्रिटिसाइज करने का। ये उसकी जीत है और उसको इसी पर्सपेक्ट में देखा जाना चाहिए। सर, आज से लगभग 80-82 साल पहले जब डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे कि इस देश में अगर हमें राजनीतिक सुधार करना है, उससे पहले हमें सामाजिक और धार्मिक सुधार करने पड़ेंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उससे पहले भी हालांकि प्रकरण होते रहे हैं, तब से जो है शोषित वंचित समाज के लोगों के ऊपर जो हमले हैं या अत्याचार हैं वो बढ़ गए हैं। तो क्या भावनाएं भारत देश में दो किस्म की हो गई? देखिए, भावनाएँ आज जिस तरीके का मसला वो बहुत सेलेक्टिव हो गई है कि अगर कोई सत्ता के साथ है, कोई पावर में है, तो उसकी भावनाएँ जो हैं सर्वोपरि मानी जा रही हैं। जो आम जनता है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 130 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ लोगों की अलग-अलग भावनाएँ हैं। आप इसको जनरलाइज़ मत कीजिए कि एक व्यक्ति की भावना ही सर्वोपरि मानी जाएगी। यही इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा, आप इसको ऐसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स आज की तारीख में हम लोग देखें, तो पिछले 5-7 सालों में आप जो मार्जिनलाइज़ सेक्शन से जो लोग आ रहे थे, जो धीरे-धीरे अपनी सोसाइटी को अपने पुरखों का जो ख्वाब था, उसको साकार करने की तरफ ले जा रहे थे। चाहे हम लोगों ने बाबा साहब का सपने की बात कर लीजिए, हम जयपाल मुंडा के सपनों की बात कर लीजिए, हम आप फूले की बात कर लीजिए, पेरियार की बात कर लीजिए। उन्होंने एक ऐसे समाज का ख्वाब देखा था जहाँ इंसान को इंसान माना जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इस देश में रैशनैलिटी हो, इस देश में डाइवर्सिटी हो, इस देश में जो है तमाम तरीके का भाईचारा जो है वो बना रहे, उसको लेकर के बात चीज़ें ले रही। अब जब हम सब लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, संविधान के बनाए जो रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करे। वो चाहते हैं कि वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन रिलीजन, और ये जो वन बाय वन, वन लीडर, वन पार्टी, ठीक है, ये जो वन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस देश के डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के संविधान के खिलाफ है।
और इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम इस देश के डेमोक्रेसी को और हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। हम इस देश के संविधान को और ज़्यादा जो है लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश करते हैं। उसकी स्पिरिट को जो है ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे-जैसे ये लोग सरकार में बैठे हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग बाहर से काम कर रहे हैं, ये लोग जो है संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान के खिलाफ लोग हैं। हमने देखा कि पिछले साल में जो है जंतर मंतर पे एक दफ़ा जो है संविधान की प्रतियाँ जलाई गई थी। सोचिए, जो लोग संविधान की प्रतियां जला रहे हैं, आज तक उनकी अरेस्टिंग हुई नहीं हुई, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं है उनके साथ क्या हुआ। लेकिन हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के सपनों को मानने वाले लोग हैं, जयपाल के सपने को मानने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर जी। ये तो शहरी इलाका है और प्रोफेसर रतन लाल जो कि एक बड़े बुद्धिजीवी हैं और जिनकी एक समाज में पकड़ है, उनके साथ ये घटनाएं हुई, लेकिन आज भी दूर दराज गाँवों के क्षेत्रों में लोगों को जातियों के नाम पे तमाम उपहास या बेइज्जती झेलनी पड़ती है और जो सामाजिक सच्चाई है उसको बदलने पे, लेकिन जो हमारा भारत है, भारत के लोग हैं वो उसको बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मामला धार्मिक रूप से भी जोड़ रखा है। जिस तरीके से धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसकी व्यवस्था की गई है, तो वो एक तरीके से धर्म से ये मसला जुड़ जाता है। और लेकिन जब इसके विरोध में वंचित शोषित तबके के लोग आवाज़ उठाते हैं तो नाम दिया जाता है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सर इसका क्या उपाय देखते हैं आप, इस पे क्या? देखिए, आज देश में अगर शहरी एरियाज में देख लीजिए या रूरल एरियाज में भी देख लीजिए, ये एक बड़ा लंबा इतिहास है इस सोसाइटी का, जहाँ जो है ग्रेडेड सोसाइटी थी। एक अपर में था, एक लोअर में था, एक मिडिल में था। संविधान के लागू होने के बाद अभी मात्र 75 वर्ष हुए हैं। 2000 साल लंबी परंपरा रही है उनकी। 2000 साल उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की। अब 75 वर्षों में वो तुरंत नहीं तब्दील हो जाएगी। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सोसाइटी अपने ग्रेजुअली उसको हील करेगी, उस प्रॉब्लम को जो है, और वो कर रही है। प्रोफेसर रतनलाल का को लेकर के जो वेल ऑर्डर आया है, वो उसके लिए एक नज़ीर है। जी। और ये हम सब के लिए है, और वो उन लोगों के लिए भी है जो गांव देहात में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और हुकूक के लिए और अपने बजूद के लिए। उनके लिए भी है कि आप इस तरीके से किसी को भी जो है नहीं उठा सकते, किसी को भी जो है प्रताड़ित नहीं कर सकते। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी लड़ाई को संवैधानिक रास्तों पर और बेहतर तरीके से लड़ेंगे, ताकि जो हमारे पुरखों का सपना है वो साकार हो जी। सके। जी। आखिरी में एक सवाल मैं आपसे लूँगा सर, जिस तरीके से हमारा देश वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 130वें नंबर पे है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें नंबर पे है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उन तमाम मुद्दों को सरकार जो गैर ज़रूरी समझ रही है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी का मामला, चाहे ताजमहल का मामला हो और अभी मथुरा में भी मंदिर को लेके जो है उस पे हक बताया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके इसलिए ये किया जा रहा देखिए, है? इस देश में 2014 का जो चुनाव था वो विकास के नाम पर लड़ा गया था। उसके बाद से जो है विकास कभी चुनावी मुद्दा नहीं बना। 2019 में भी इसी तरीके से एक नए आइडियाज़ के साथ वो लेकर के आए कि हमने ये किया, वो किया, राम मंदिर से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें कहीं। अब मामला आ गया 2024 का। अगर आप असल मुद्दों की तरफ जाएँगे, विकास की तरफ जाएँगे, महँगाई की तरफ जाएँगे, गरीबी की तरफ जाएँगे, बेरोज़गारी की तरफ जाएँगे, इन सब चीज़ों की तरफ जाएँगे, तो सरकार को जो है अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। और वो नहीं दिखा सकते हैं कि वो कंप्लीटली फेल रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, तो उन्होंने फिर से जो है इस देश में हिंदू-मुस्लिम करना शुरू कर दिया, ताकि धार्मिक भावनाओं को भड़का सकें, लोगों का जो है डिवीज़न किया जा सके, सोसाइटी को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बाँटा जा सके। और यही पूरी की पूरी साजिश चल रही है कि कोई ये सवाल ना पूछ ले कि इस देश में 45 करोड़ लोगों ने रोज़गार की उम्मीदें क्यों छोड़ दी? ये कोई ये सवाल ना कर दे कि सरकार ने शिक्षा को क्यों बेच दिया? क्यों बेरोज़गारी अपने चरम पर है? रुपया की जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया की वैल्यू है, वो क्यों गिरती जा रही है? इसी तरीके से पेट्रोल इतना महँगा क्यों? गैस सिलेंडर इतना महँगा क्यों? इन सब चीज़ों पे ध्यान ना जा सके, इसलिए उन्होंने ज्ञान-व्यापी और कहीं कोई मंदिर, कहीं कोई मस्जिद, कहीं जो है भगवा लहराए जा रहे हैं, कहीं नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब जो चल रहा है, वो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ताकि 2024 का इलेक्शन तक इसी तरीके का पोलराइजेशन चला जा सके। बुलडोज़र हमने लोगों ने देखा, अजान हम लोगों ने देखा, लाउड स्पीकर हम लोगों ने देखा, तो वो सब उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और लेकिन सरकार जैसे चाहे जितनी भी कोशिश करें, इस देश के लोग इस बात को समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान करके जो है इस देश को आगे नहीं ले जाया सकता है। इस देश को संविधान के रास्ते पर ही आगे ले जाया जा सकता है, और उसी रास्ते पर ये देश बढ़ेगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर जितेंद्र मीणा थे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस देश में सरकारें चाहें कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे हिंदू-मुस्लिम की कितनी भी नफ़रत फैला ले, लेकिन अंत में जीत जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग,
जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, अंत में जीत उन्हीं की ही होगी। कुछ समय के लिए फांसीवादी सरकारें या तानाशाही सरकारें परेशान कर सकती हैं, लेकिन जीत जो होगी वो संवैधानिक दायरों को मानने वाले, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोगों की ही होगी। धन्यवाद।